जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उससे क्या है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास में जैसे ही वीडियो डाली जाएगी, लिंक डाली जाएगी, आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे कि आप सीधे से जुड़ सकें। फिर आपको कोई लिंक शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आप बने रहिए बस। परीक्षाएं नज़दीक है, ज़्यादा कहने की आवश्यकता है नहीं, रात दिन एक कर दीजिए। चलिए देखिए, जैसे कि मैंने कहा उसी वैदिक सभ्यता के बढ़ते हुए क्रम की बात करते हैं। वैदिक सभ्यता की विशेषता देख लेते हैं कि वैदिक सभ्यता की विशेषता क्या है। कुछ नहीं, मेन देखनी है, ज़्यादा नहीं देखनी है। विशेषताएं, बहुत सारी विशेषता थी, लेकिन अब सारी विशेषता नहीं पढ़नी है, बस उतने ही पढ़ने हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता जो है उसकी सामान्य जानकारी हो चुकी है 2 वीडियो में, और इस तीसरे भाग में इसकी विशेषताएं और इसके बढ़ते हुए क्रम की बात करते चले जाएंगे, ठीक है। ये वैदिक सभ्यता जो है थी कैसी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी? ग्रामीण सभ्यता थी जी। जय भारद्वाज जी, गुरु जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। बिल्कुल, मनोज जी राम राम भाई, प्रीति जी नमस्ते, मनीषा बंसल जी आपको भी नमस्कार। हाँ देखिए सर, अंग्रेजी के महान विद्वान शिव कुमार मुदगल जी का कमेंट आया, ये तो बहुत सौभाग्य वाली बात हो गई। चलिए, और हेमा कुमारी जी सभी को राम राम, कवि योगी जी राम राम, सभी के लिए राम राम, धन्यवाद, राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग। सब जुड़ते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करिए। देखिए, मेरा कहना ये है जी, मैंने कहा वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता की विशेषताओं की बात करते हैं। तो जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, वैसे ही उसकी विशेषता पढ़ी, वैसे ही वैदिक सभ्यता की विशेषताओं की अगर बात करें तो वैदिक सभ्यता जो है ये भारत की सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता है। मैंने कहा सभ्यताओं के विषय में एक उल्टा क्रम रहा है। हालांकि पहले जो है ग्रामीण सभ्यता होनी चाहिए थी और उसके बाद में शहरी सभ्यता आती, लेकिन हुआ क्या कि भारत की सबसे पहली शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है और भारत की सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता वैदिक सभ्यता है, जो उसके बाद का क्रम है। इसकी सनाब्दी मैंने आपको बताई कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ये ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। ये सभ्यता जो है एक पुरुष प्रधान सभ्यता थी साहब, पुरुष प्रधान। आज जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान है, पितृसत्तात्मक शासन है, पापा का नाम लिया जाता है पहले। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें, थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए कभी आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की विशेषताओं के अंतर, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है शहरी सभ्यता थी और ये ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक शासन था, माता का नाम लिया जाता था, लेकिन वैदिक सभ्यता में ये पुरुष प्रधान सभ्यता है, पापा का नाम लिया जाता है। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता, वहां देखें आप जाके, जो कि 5-7 वीडियो पड़ी हैं, चैनल पर जाके आप देख लेना, वहां देखेंगे तो वो एक मैंने कहा कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन ये वैदिक सभ्यता जो है लोह युगीन सभ्यता है। कैसी है? लोह युगीन सभ्यता है, लोह युगीन, लोह काल की मानी जाती है। इसके अलावा देखिए इन लोगों को कवच की जानकारी थी, जो लगाते हैं ना युद्धों में, पेट पे जो कवच लगाते हैं, ठीक है, तो कवच की जानकारी थी। इसके अलावा इन लोगों को लिपि का ज्ञान था, लिपि का ज्ञान था, और ये लोग लिखना पढ़ना भी जानते थे, इसलिए इस सभ्यता के बारे में थोड़ी जानकारी मिल चुकी है, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा घुसना नहीं है अंदर। मैंने कहा वैदिक सभ्यता की विशेषताओं की बात करें, यानी कि या कंपैरिजन करने के लिए आ जाएं। मैंने देखो आपको टॉपिक बताया नहीं है कि कंपैरिजन करने के लिए आ जाए, अंतर करने के लिए आ जाए, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर ढूंढिए, तो आप स्वतः ही ले जाएंगे। आपने अगर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं और वैदिक सभ्यता की विशेषता पढ़ी है तो वहाँ अपना भी अंतर नजर आ जाएगा आपको। जैसे कि ये ग्रामीण सभ्यता है, वो शहरी सभ्यता है, ये पुरुष प्रधान है, वो मात्र सत्तात्मक है, ये लोह युगीन है, और सैंधव सभ्यता जो है जो कांस्य युगीन है, इन लोगों को कवच का ज्ञान था, उनको कवच का ज्ञान नहीं था। इसके अलावा इनको लिपि का ज्ञान था, उनको लिपि का ज्ञान नहीं था। इसके अलावा देखिए
इस सभ्यता में घोड़ों का विशेष महत्व था, घोड़ों से परिचित थे ये लोग, जो हैं घोड़े से परिचित थे सब। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में वो जो लोग थे सैंदववासी, वो घोड़ों से अपरिचित थे। ठीक है, कंपैरिजन करने को मिल रहा है आपको। मैंने कहा टॉपिक ये चल रहा है, लेकिन साथ साथ आपको दूसरा टॉपिक बैकग्राउंड में चल रहा है जो अंतर करने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। वहां हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लासों में अब दे दिया है कि घोड़े से परिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो किस पशु से अपरिचित थे। आपने हजारों बार क्वेश्चन देख लिया होगा हर तरीका की परीक्षा में, तो वहां गाय, घोड़ा और शेर जो है उनसे अपरिचित थे। चलिए उनकी बात हम नहीं करते, लेकिन हम इस सभ्यता की बात करते हैं जो घोड़े से परिचित थे। और इस सभ्यता के अंतर्गत ये अगर पूज्य पशु पूछ ले जाए, पूज्य पशु, तो गाय और घोड़ा जो है ये पूजनीय पशु थे। मैंने कहा विशेषताओं में ज़्यादा नहीं घुसना है, बस 2, 4, 5, 6 पॉइंट जो है आपको दिमाग में रखने हैं, जिससे कि कंपैरिजन करने के लिए आ जाए, या निम्न में से वैदिक सभ्यता की विशेषता नहीं है ऐसे आ जाए, तो आपको इस तरीके से करना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते क्रम की ओर चलेंगे। जी सपना शर्मा जी, वेरी गुड इवनिंग। वंदना जी आप आई, बहुत बढ़िया। जय भारद्वाज जी, गुरु जी धन्यवाद आपको भी, बहुत बढ़िया। सभी के लिए नमस्ते, और जुड़ते रहिए यार, एक दूसरे को लिंक शेयर कर दीजिए, कहना कुछ नहीं है। देखिए चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हेमंत सर इंग्लिश, क्या बात है गुरुजी, अच्छा, लुकिंग हैंडसम सर। ठीक है गुरुजी। देखिए अब बढ़ते क्रम की बात करते हैं। वैदिक सभ्यता में दर्शनों की बात करते हैं। मैं क्रम से ही लेके चल रहा हूं, आप उसका नोट्स बना सकते हैं। यहां से ध्यान देने की जरूरत है आपको, और शिक्षक वृत्ति में तो बिल्कुल ही आपको ध्यान देने की जरूरत है। वैदिक दर्शन, अगर आपसे ऐसे आ जाए कि वैदिक दर्शन जो है ये कितने दर्शन हैं, तो आपको वहां करना है 2 प्रकार के दर्शन हैं। चलिए जी जी जी, मैंने कहा वैदिक दर्शन जो है 2 प्रकार के दर्शन हैं। एक तो आस्तिक दर्शन है, आस्तिक, साथ साथ क्वेश्चन पूछना चला जाऊंगा मैं आपसे, ध्यान देना आप। एक तो आस्तिक दर्शन है और दूसरा जो है वो नास्तिक दर्शन है। एक आस्तिक दर्शन है और दूसरा नास्तिक दर्शन है। चलिए मैं यहीं से पहले क्वेश्चन पुट अप कर लेता हूं। वैदिक दर्शन 2 प्रकार के हैं, एक तो आस्तिक दर्शन है, दूसरे नास्तिक दर्शन है। अच्छा ये बताइए आस्तिक किसे कहा जाता है? जी सभी की कमेंट का इंतजार कर रहा हूं मैं। आस्तिक किसे कहा जाता है? जी बताइए। मनोज जी, प्रीति जी, मनीषा जी, हेमा जी, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, वंदना जी, सपना जी, हेमंत सर आप भी बताओ, आप तो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं इंग्लिश के साथ साथ। मनीष जी, जी भगवान में विश्वास करने वाले, जय भारद्वाज गुरु जी कह रहे हैं भगवान में विश्वास करने वाले। और किसी का कोई मत है? भाई शिक्षक भर्ती के स्टूडेंट हैं आप, प्रतियोगी परीक्षा के स्टूडेंट हैं, बताइए। जी कवि योगी कह रहे हैं आस्तिक जो धर्म को मानते हैं। और किसी का कोई जवाब? मनोज जी कह रहे हैं भक्ति भाव या मूर्ति पूजा ना करने वाले। और किसी का कोई जवाब? लड़कियों में से किसी का जवाब कोई नहीं आया भाई, कैसे पीछे हैं क्या? बताइए भाई, बताइए, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। कवि योगी जो वेद को मानते हैं। वंदना जी कह रही हैं बिलीवर इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करते हैं। अच्छा मनीष जी बिलीव ऑफ गॉड, अच्छा भगवान पे विश्वास करने वाले। अच्छा पूरे को मुरझा वाला स्क्रीन है सर। चलिए देखिए कोई बात नहीं, अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जाए कि अब तक आपने यही पढ़ा है कि आस्तिक, ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आस्तिक दर्शन होते हैं या आस्तिक कहा जाता है, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नास्तिक, चलिए अब नास्तिक बताइए आप। ये तो आस्तिक हो गया। अब मैं आपसे ये पूछता हूं नास्तिक किसे कहा जाता है, नास्तिक बताइए आप। अच्छा, जय भारद्वाज गुरुजी ने डिलीट भी मार दिया, लगता है गलत हो गया उनका। चलिए कोई बात नहीं, गलत और सही कोई मतलब नहीं, कोई नंबर नहीं मिलने वाले हैं, कोई कुछ नहीं होने वाला है, आप डिलीट ना करें, आप बस यहाँ जुड़ गए, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैंने कहा आस्तिक आपने बताया कुछ लोगों ने, और अभी जो बच्चे कुछ हैं नास्तिक का जवाब दीजिए। नास्तिक दर्शन किसे कहा जाता है या नास्तिक किसे कहा जाता है? ये शब्द हैं छोटे छोटे, आपने हिंदी में पढ़े होंगे आपने। चलिए मैं बता देता हूं, कवि योगी जी आपका जो जवाब है वो पूरी तरह से सही है, मैं उससे संतुष्ट हूं कहीं तक, है ना। आप यही कह सकते हैं कि आस्तिक उन्हें कहा जाता है जो वेदों को मानते हैं, नास्तिक उसे कहा जाता है जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं। बस यही तो करना है। हाँ, अगर बाय द वे कभी ऐसे आ जाए, अब ऑप्शन में ये आ जाए आस्तिक कहा जाता है वेदों को ना मानने वाला, सॉरी वेदों को मानने वाला, भगवान को मानने वाला, फिर ऐसे भी, तो उन दोनों में से कंपैरिजन करके आपको वेदों में विश्वास रखने वाला, वेदों को मानने वाला आस्तिक कहा जाता है, वेदों को ना मानने वाला, वेदों में विश्वास ना करने वाला नास्तिक कहा जाता है। लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है वेदों वाला ऑप्शन। जी देसवाल जी, आपको भी राम राम भाई। मैंने कहा नास्तिक उसे कहा जाता है जो वेदों में विश्वास नहीं करता है, आस्तिक उसे कहा जाता है जो वेदों में विश्वास करता है। लेकिन ऑप्शन में वेद वाला ऑप्शन नहीं आए तो आप भगवान पे जाके ले जा सकते हो, भगवान को मानने वाला आस्तिक और भगवान को ना मानने वाला नास्तिक, वेद का ऑप्शन नहीं आए तब, ठीक है। चलिए एक छोटा सा सवाल हो गया, इन छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान दिया करिए। देखिए अभी सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा लगी है, आपने अगर बीएड वीएड कर रखी है किसी ने और उसमें सेकंड ग्रेड की परीक्षा दी है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, जैसा कि मैं अभी पूछ रहा था पिछले वीडियो में कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और आपने तुरंत बताया कि दोआब कहा जाता है। ऐसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया भूगोल की भाषा में कि जहां से नदियां होकर गुजरती हैं उसे क्या कहा जाता है। छोटा सा मूवमेंट था, मैं बता देता हूं आपको, अफवाह तंत्र होता है, अफवाह क्षेत्र होता है। इतना बड़ा 6वीं 7वीं की जो पाठ पढ़ोगे ना आप, किताब पढ़ोगे, उसमें ही मिल जाएगा आपको। तो कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती है। चलिए हम इससे जोड़ते हैं, आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन क्रम से ही चल रहा है, तुरंत समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तुरंत पूछ लेना, ठीक है। मोबाइल आपके हाथ में है, कमेंट बॉक्स आपके हाथ में है, और बाकी का जो डिसलाइक करते हैं उनको तो मैं श्राप देने वाला हूं यार, हर वीडियो पे डिसलाइक करते हैं यार। अरे अच्छी लगे नहीं लगे एक बार बता दो मुझे, क्या अच्छा नहीं लग रहा है यार। और सब वीडियो पे करते हैं, परोपकार शिक्षा मंच की तो करते ही करते हैं भाई, देख लीजिए। और मैंने कहा आस्तिक दर्शनों की अगर बात करें तो आस्तिक दर्शन में आपको ये ध्यान रख लें, आस्तिक दर्शनों के अंतर्गत वैदिक साहित्य की बात कर लेते हैं अपन, वैदिक साहित्य, ठीक है। इसके अलावा वैदिक साहित्य के अलावा मैं यही बता देता हूं, पहले सारणी बना देता हूं आपको जिससे कि आपके समझ में आ जाए। दूसरा, वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदांग आ जाते हैं सब। क्या आ जाते हैं? वेदांग आ जाते हैं। इसके अलावा वैदिक साहित्य के अंतर्गत, सॉरी वैदिक साहित्य हो जाता है आस्तिक दर्शनों के अंतर्गत, आस्तिक दर्शनों के अंदर वेदांग आ जाता है, आस्तिक दर्शनों के अंदर षड दर्शन आ जाते हैं साहब, षड दर्शन, षड दर्शन, ठीक है। ये क्रम हो गया आपका। वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 तख्ते आते हैं, ध्यान देना आप, वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 तख्ते आते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूं, तुरंत समझ में आएगा। देखिए वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम संहिताओं का अध्ययन करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे, बहुत बड़ी लेवल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं आप शिक्षक भर्ती के, लेकिन छोटे छोटे मूवमेंट पूछने वाला हूं, अभी ध्यान देना आप। मैंने कहा वैदिक साहित्य के अंतर्गत साहित्य ये संहिता आ जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं साहब, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं साहब। इसके अलावा यहां पर आरण्यक की बात कर लेते हैं।
वैदिक साहित्य के अंतर्गत। यहां पर उपनिषदों की बात कर लेते हैं, उपनिषदों की, ये जो है वैदिक साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। हालांकि संहिताओं के अंतर्गत जो है चारों वेदों की बात करेंगे, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे, इनका नंबर आएगा, आरण्यक किसे कहा जाता है, उपनिषद किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप क्रम समझ लीजिए। आस्तिक दर्शनों के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, वैदिक साहित्य के अंतर्गत ये आते हैं। इसके अलावा देखिए जी हेमा कुमारी जी क्या पूछ रही हैं, बड़ा लिखो। अच्छा, और ज्यादा बड़ा लिखो, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। चलिए अब मैं आगे बड़ा लिखता हूं, ठीक है जी। सर लिखने में कंजूसी मत करो। बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं करूंगा बिल्कुल। अब लग रहा है कि कमेंटों का आप प्रयोग कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स का यूज कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आए पूछ लीजिए, कुछ भी, छोटी छोटी चीजें हैं ये, इसलिए छोटी छोटी जगह पर लिख दी है, कोई बात नहीं, मैं अभी इनको बड़ा कर दूंगा, लेकिन आवाज जो समझ में आ रही है उस पर ध्यान देना थोड़ा सा, है ना जी। जी आपको अंकित जी, आपको भी श्री राधे जी। अच्छा देशवाल जी, बिल्कुल ग्लोबल में पढ़े हैं, कोई सी भी कोचिंग देखिए, कोई सी में पढ़िए, कोई मतलब नहीं यार, पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ने को मिलना चाहिए, सीधी बात ये है यार। मनीषा बंसल जी आपको भी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जुड़ी। देखिए मैंने कहा वैदिक साहित्य के अंतर्गत चार आते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। संहिताओं में भी चार वेदों का इनका अध्ययन करते हैं। वेदांगों की जब अपन बात करते हैं तो वेदांगों के अंतर्गत 6 आते हैं, वेदांगों के अंतर्गत 6 का अध्ययन करते हैं। वेदांगों की संख्या जो है 6 होती है साहब। देखिए शिक्षा, और कोई नई चीज नहीं है, ये पुरानी ही है, सब आप पढ़ चुके हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष विद्या होती है उसकी बात कर रहा हूं, ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहा हूं, ज्योतिष। तो वेदांगों की संख्या 6 होती है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। मैं यहीं से क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे, ध्यान देना है बस आपको। षड दर्शन की संख्या 6 होती है, नाम से ही उल्लेखित है, षड दर्शन, 6 दर्शन, ठीक है। चलो यहीं लिख दूं, चलो यहां लिख देता हूं मैं षड दर्शनों को यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। यहां दिखाई दे रहा है ना सबको, षड दर्शन, षड दर्शनों की संख्या कितनी होती है, 6 होते हैं, ठीक है। और इन 6 की बात अगर हम करें तो इधर हम षड दर्शन रख लेते हैं और इधर हम उनके प्रवर्तक लिख लेते हैं। यहां से भी कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी खूब आ जाते हैं क्वेश्चन। षड दर्शनों की संख्या पहले तो 6, अगर बाय द वे कभी पूछ ली जाए तो षड दर्शन इधर हो जाएंगे। जैसे कि अगर बात करें तो न्याय दर्शन है, ठीक है साहब। दूसरा वैश्विक है, वैश्विक है। तीसरा जो है वो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन है। चौथा अगर बात करें योग दर्शन है साहब, योग। पांचवा की बात करें तो यहां पूर्व मीमांसा की बात कर लेंगे, पूर्व मीमांसा। और छठवा जो है वो उत्तर मीमांसा की बात कर लेंगे साहब। देखिए
अगर आपसे पूछ लिया जाए षट दर्शन 6 हैं, ये 6 दर्शन हो गए आपके, न्याय, वैश्विक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अगर इनके प्रवर्तकों की बात करें, हम इनके प्रवर्तकों की बात करें, जी पदम सिंह जी आपको भी नमस्कार। शिक्षा कल्प, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दिल्ली का लाल किला किसने और क्यों बनवाया? बहुत बढ़िया अंकित कुमार जी। वैसे ये मुगलों का पार्ट नहीं चल रहा है, ये शाहजहां की जब मैं बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली का लाल किला उसने ही बनवाया, ठीक है। हाँ और जब भी कोई अगर कोई कैसा भी प्रश्न हुआ करे तो यार टेंशन नहीं यार, नंबर लीजिए, आप व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। जैसा कि हर वीडियो में आपको बताया जाता है रविंद्र चौधरी सर हिंदी वाले जो हैं उनके द्वारा कि मैं 12-12 बजे तक जवाब देता हूं, तो ये सत्य बात है। सभी टीचर इस तरीके से गतिविधियां हैं उनकी, तो तब भी आपको कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की, परीक्षा पास में मैं समझ रहा हूं आपकी फीलिंग। और देखिए सपने उसके ही साकार होते हैं जिनके हौसलों में जान होती है ना। और कैसे कहते हैं, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। सपने उसी के साकार होते हैं। आप बस किताबों में घुस जाइए यार, कहने का मतलब ये है, और फिर सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए हरिओम राजपूत जी, वेरी गुड इवनिंग आपको भी, बहुत बढ़िया आप जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम इतना तो लग रहा है कि आप लोगों में यार पढ़ने की ललक तो है, बाकी का तो लोग लग ही रहे हैं जाने क्या कर रहे हैं, ठीक है, खूब पढ़ रहे हैं और वो पढ़ ही रहे हैं अब तक। चलिए मैंने कहा, चलिए मैं यहाँ से क्वेश्चन बना के दे देता हूँ, पहले आपको पहले समझा देता हूँ। मैंने कहा 60 दर्शनों की संख्या 6 है और 60 दर्शन ये हैं आपके, न्याय, वैश्विक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। लेकिन प्रवर्तकों की अगर बात करें तो न्याय का गौतम, ठीक है। वैश्विक की बात करें तो उलुक्कवाद, ये प्रवर्तक हो गए साहब, उलुक्कवाद। लेकिन सांख्य दर्शन की अगर बात करें तो यहां कपिल मुनि है साहब। क्या है? कपिल मुनि। इसके अलावा योग की अगर बात करें तो पतंजलि है, पतंजलि, ठीक है। खूब पतंजलि को घी खा रहे हैं, खूब दूध पी रहे हैं, पतंजलि के प्रोडक्ट खूब चल रहे हैं। ये बाबा रामदेव नहीं है, पतंजलि ये आदमी है भैया, है प्रोडक्ट नहीं है ये। मैंने कहा योग जो दर्शन है उसके प्रवर्तक पतंजलि हैं। और अभी इससे ही क्वेश्चन पूछूंगा, हंस लो तुम। पूर्व मीमांसा जो है उसके प्रवर्तक हैं जैमिनी, और उत्तर मीमांसा जो है उसके प्रवर्तक हैं वाद नारायण। 60 दर्शनों की संख्या 6 है, आपके आगे हैं। अभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि 60 दर्शनों से भिन्न है, हाँ कर्मयोगी जी, उलुक या कवाद। अरे भाई इसका जो नाम है पूरा नाम है उलुक्कवाद, और महर्षि कवाड़ कहते हैं उसको, तुमने सही पढ़ा है ये। हाँ ये संस्कृत वगैरह हिंदी वगैरह जो स्टूडेंट हैं वो साहित्य के स्टूडेंट जानते हैं बिल्कुल, लेकिन परीक्षा में कवाद या कवाड़ आता है, बात एक ही है, उलुक्कवाद पूरा नाम है उसका, ठीक है। मैंने कहा 60 दर्शन ये हैं। आपसे पूछ ले जाए कभी कि 60 दर्शनों से भिन्न है तो 6 दर्शन जब आपको याद होंगे तो फिर कोई सा भी दर्शन आ जाए तो आपको भिन्न कर देना है, और ये इनके प्रवर्तक हो गए सब, ठीक है। अभी पहले नास्तिक दर्शन बताने से पहले मैं आपसे इसी में से क्वेश्चन पूछता हूं। अगर आपसे ये पूछ ले जाए, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, अगर आपसे पूछ ले जाए भारत का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ, संस्कृत खूब पढ़ रहे हैं, खूब हिंदी पढ़ रहे हैं, तुम झूठ बोलने की जरूरत ना है। मैंने कहा भारत का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ बताइए आप। चलिए मैं कमेंटों के जवाब दे रहा हूं, आप सॉरी इंतजार कर रहा हूं, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं आप देखिए। मैंने कहा जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनका इंतजार कर रहा हूं। भारत का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ, और प्राचीन होगा वही पहला होगा। और आपने संस्कृत, अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपने संस्कृत पढ़ी होगी, वहीं जो 14 माहेश्वरी सूत्र बताते हैं वहीं बता दें, क्लू दे दिया है मैंने आपको, बताइए जी। कर्मयोगी जी आप तो कवि हैं साहब, बहुत बढ़िया आपका जवाब। चलो और किसी का कोई जवाब?
गुंडवा गुर्जर, ऑप्शन दो। अरे ऑप्शन का मतलब ही ना है, मैंने कहा ना 10 घंटे मत पढ़ो यार, 4 घंटे पढ़ लो काफी है, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको फिर जी। पदम सिंह जी, पढ़नी, क्या पढ़नी, पढ़नी। मैंने कहा व्याकरण ग्रंथ की बात कर रहा हूं, व्याकरण ग्रंथ की। गुंडवा गुर्जर की कह रहे हैं अष्टाध्यायी। चलो हेमा कुमारी जी ऑप्शन दो सर। अरे भाई मैं कह तो रहा हूं ऑप्शन का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप प्रतियोगी परीक्षा के असली स्टूडेंट है ना, तो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़े, बस आपके दिमाग में ये है उसका उत्तर ये होना चाहिए, ऑप्शनों की तरह से याद मत रखा करो आप, ठीक है। और किसी का कोई जवाब? मनीषा जी अष्टाध्यायी जी। वंदना जी कह रही हैं वेद हैं। अच्छा, भारत के सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ वेद हैं। अच्छा, कृष्णवीर चौधरी आर्मी, अच्छा ये कह रहे हैं जाटनी। और किसी का कोई जवाब है? पदम सिंह जी अष्टदिनी पाणनी, चलो ठीक है, अष्टाध्यायी मतलब है, बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहला जवाब बहुत बढ़िया है कर्मयोगी जी, आपका जो जवाब है बहुत सटीक जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। ये भारत का सबसे प्राचीन जो व्याकरण ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है। कौन सा है? अष्टाध्यायी। और वंदना जी आप रोजाना क्लास लेती हैं, मैं आपको देखता हूं, और इसमें से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो रोजाना रेगुलर क्लास कर रहे हैं, तो आपको वेद कहाँ से याद हो गए? गलत है ये, है ना। आप अभी ध्यान रखना, भारत का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ जो है वो अष्टाध्यायी है, और इसकी रचयिता जो हैं, इसकी जो रचना की है वो पाणिनि के द्वारा की गई है। ये भी क्वेश्चन बता दिया है आप लोगों ने, इसको मैं पूछ लेता, कोई दिक्कत नहीं। और ये जाटनी बाटनी क्या कर रहे हो कृष्णवीर जी? आप देखिए पाणिनि है, जाटनी नहीं है, ठीक है। इनके द्वारा ये लिखा गया, आपने संस्कृत जब पढ़ी होगी तो वो बताते हैं गुरुजी की 14 माहेश्वरी सूत्र भोलेनाथ के डमरू से निकले और इन्होंने कैच कर लिए, और फिर उन्होंने ग्रंथ की रचना कर दी, उसका नाम रखा गया अष्टाध्यायी। और वो ऋषि जो थे वो पाणिनि थे, पाणिनि थे। अच्छा, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूं, हमको भूल गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भूला हूं पदम सिंह जी, मुझे पता है आप पुलिस के बैच में पढ़े हैं, है ना। तो यार पुलिस के बैच में पढ़े हैं, ये तो बहुत डीपली बात चल रही है, फिर भी पचा रहे हो, बहुत बड़ी बात है यार ये। चलो हाँ मुझे पता है आप ओल्ड स्टूडेंट हैं। चलिए आप एक छोटा सा क्वेश्चन बता दीजिए। अब यहां से एक क्वेश्चन और, पाणिनि जी जो ऋषि की बात कर रहा हूं, पाणिनि जो है किसके दरबारी कवि थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा अगर किसी ने दे दिया तो जवाब इसका। वंदना जी बताइए आप, हेमा कुमारी जी, पूनम चौधरी जी, राधे राधे आपको। हाँ जी, कवि योगी जी आप बताइए, हेमा कुमारी जी, पदम सिंह जी, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, मनीषा जी, सब, मनीष कुमार जी आप बताइए। मैंने कहा पाणिनि जो है वो ऋषि, वो किसके दरबारी कवि थे, किसके दरबार में रहते थे? और आपने जो जवाब दे दिया तो मजा आ जाएगा। मायावती जी, मायावती ओझा जी, अष्टाध्यायी, हाँ हो गया वो अष्टाध्यायी, आपका आंसर सही है, मैं समझ गया। आवाज़ गई तुम्हारी? अरे कैसे चली जाएगी मेरे प्यारे, आवाज़ कैसे चली जाएगी? आवाज़ का तो बहुत पैसा खर्च करें। हाँ बताओ, मैंने ये पूछा, आवाज़ को छोड़िए, आप बताइए, आप बताइए ये पाणिनि जो है, मैं तभी आगे बढ़ूंगा यार, समझ में तो आया कि क्या आ रहा है। ये किसके दरबारी कवि थे पाणिनि? जल्दी से जवाब दीजिए, हाँ तो हाँ, ना तो ना। दारा सिंह दारा सिंह कौन है? और आगे बढ़िए, चलिए कोई बात नहीं। और किसी का कोई जवाब है, कोई विद्वान, कोई विदुषी? अरे कुछ नहीं करना है, जवाब देना है, गलत ही तो जाना है, चला जाए। कोई किसी प्रकार की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है, सर नहीं पता, चलो बहुत बढ़िया है, साहस तो कर रहे हैं कि नहीं पता है हेमा कुमारी जी आपको, बहुत बढ़िया। सीखने के लिए तो बैठे हैं, सीखे होते तो आप क्यों बैठे होते वहां? बिल्कुल कर्मयोगी जी, मैं तो बताऊंगा ही, बिल्कुल बता रहा हूं। जय भारद्वाज जी कह रहे हैं फयान, नहीं सर, देख लीजिए आप, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए
पाणिनि जो है, अकबर, मनीषा चौधरी जी कह रही हैं अकबर, वाह अकबर का दरबारी कवि था। मानता हूं अकबर एक महान शासकों में उसकी गिनती होती है, लेकिन अकबर का दरबारी कवि नहीं है ये। मैं आपको बता देता हूं आप सबकी, मुझे ऐसा लग रहा है टाइम खत्म हो गया आपका बताने का, ठीक है। अरे भाई बग्गू सिंह जी कह रहे हैं महापद्मनंद, क्या बात है, मजा आ गया यार। ये चाहिए मुझे यार, ये चाहिए। हाँ ये महापद्मनंद। वंदना कुमारी जी बाण भट्ट, नहीं भाई बाण भट्ट क्या है, बाण भट्ट तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। आपने अगर पुष्यवती वंश पढ़ा हो, वर्धन वंश पढ़ा हो। पाणिनि जो है ये महापद्मनंद जो है उसके दरबारी कवि थे, महापद्मनंद इसके दरबारी कवि थे सब। महापद्मनंद के दरबारी कवि थे पाणिनि, और उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। ध्यान दो यार, ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, जिसको पता है उसको ही पता है, ठीक है। जैसे कि बग्गू सिंह जी ने कहा, तुरंत जवाब दे दिया, मुझे लगा है पहली कमेंट है उनकी, और फिर भी उन्होंने नंद वंश का संस्थापक भी कहते हैं इसको, महापद्मनंद। मगध साम्राज्य में नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक महापद्मनंद, आपने अगर पढ़ा है तो ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? नंद वंश का संस्थापक है बिल्कुल मनोज जी, महापद्मनंद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र की बात बाद में करेंगे, इनको खोल के बाद में पढ़ेंगे सारी चीजों को। सर दर्शनों की बात कर लेते हैं, मैं यहां से क्वेश्चन पूछने वाला हूं। अब देख लीजिए, यहां सर दर्शनों की संख्या 6 है और सर दर्शन आपके आगे हैं, ठीक है। सर दर्शनों के प्रवर्तक ये आपके आगे हैं, कोई कहीं लाया नहीं हूं कि पोट्री बांध के लिया हो, आपने सब पढ़े हैं, ये आपके आगे हैं। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना दर्शन, इनमें से क्वेश्चन बन जाए सबसे पुराना दर्शन, ये तो पता है आपको बिल्कुल। हेमा कुमारी जी ध्यान में आ रहा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, यही तो होना चाहिए। आपकी समझ में नहीं आए तो मेरा टीचर होना व्यर्थ है। आप बस, मैंने कहा अब जवाब दीजिए, सर दर्शनों में सबसे पुराना दर्शन अगर पूछ ले जाए तो कौन सा है? अभी जवाब दीजिए आप। सबसे पुराना दर्शन, सबसे पुराना दर्शन, थोड़ी थोड़ी लेट वीडियो चल रही होगी, कोई बात नहीं। सांख्य दर्शन, गुंडवा गुर्जर जी, अरे आप तो महान हैं, पहले जवाब देते हैं, बहुत अच्छा है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। वर्तमान पे जोर दोगे तभी भविष्य का फ्यूचर होगा, फ्यूचर बनेगा, भविष्य बनेगा, ठीक है। और वो आज अखबार में आपने पढ़ी होगी ना लाइन, बहुत सटीक, दिल को छू गई वो, बिल्कुल ऐसे सटीक निकल के गई है कि आप जो वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं ना उसका भविष्य फल देता है। क्या बहुत लाजवाब। अरे न्यूज़पेपर पढ़ा करो, आज तक, कल तक, परसों तक जितने भी अखबार चले सबने पढ़ दो, करंट जी के उनमें, ठीक है। सांख्य दर्शन, चलिए 2 का जवाब आया है गुंडवा गुर्जर जी। मनोज जी आपका जो जवाब है बिल्कुल सही है। सबसे प्राचीन दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है, सबसे प्राचीन दर्शन, सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। इसके प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। हेमा कुमारी जी 33 क्या है? मैंने कहा सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है, बहुत बढ़िया जवाब है आप लोगों का, लेकिन इसके प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं कला संस्कृति की तरफ मोड़ रहा हूं आपको, खूब पढ़ रहे हैं, कला संस्कृति का खूब रोल है उसमें, तुम्हारा रीट वगैरह जो भी है, राजस्थान की जितनी भर्ती लगती है राजस्थान जी की तो अहम भूमिका निभाती है अपनी। प्रशांत चौधरी जी बिल्कुल, आपको भी राम राम। उपाध्याय जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैंने कहा कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है, आप ये बताओ, आप जगह का नाम बता दीजिए बस। राहुल गुर्जर जी बहुत बढ़िया, आप तो जिम मास्टर हैं यार, तो मुंह देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अरे बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। कभी कभी मेरा मनोबल बिल्कुल उच्च लेवल का हो जाता है जब मैं टूट जाता हूं कभी कभी तो। अरे वाह मनीषा बंसल जी, ये ऑप्शन देने की जरूरत नहीं पड़े, ये होना चाहिए, ठीक है। कोलायत, बहुत बढ़िया, इसका मेला जो है कोलायत में लगता है सब, कोलायत। ये सब क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं,
कोलायत में लगता है और कोलायत बीकानेर में है साहब। ये भी बहुत बढ़िया जवाब है आपका, बहुत बढ़िया, ये बीकानेर में है साहब। ठीक है भावना जी, बीकानेर में बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सुन रहे हैं और उसका जवाब भी पेश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया पदम सिंह जी, बग्गू जी, बहुत बढ़िया जी। ऐसे ही ध्यान में रखो सारी चीज़ें, ऑप्शन देखते ही ध्यान आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन है, इसमें ये है। ठीक है, तो इसका मेला जो है वो कोलायत में लगता है। कोलायत जो जगह है, आपसे यही पूछ ले जाए, नॉर्मल जगह पूछ ले जाए। अभी पुलिस में पेपर में पूछा गया, खानवा का युद्ध सबने पढ़ा है, हमारे गांव के पास है, रूपबाज के पास खानवा का युद्ध हुआ है और सबने पढ़ा है जीके के अंतर्गत। उसमें ये पूछा गया खानवा किस तहसील के अंतर्गत आता है, और तब वो रूपबाज के अंतर्गत आता था। और ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। ऐसे ही अगर ये पूछ ले जाए, ऐसे ये पूछ ले जाए कि कोलायत जो जगह है वो कहाँ पर है, यहाँ पर झील भी वगैरह हो रहे हैं, आपने जीके वगैरह पढ़ी होगी तो देख लेना आप, कोलायत इसके नाम पे ही झील है शायद। तो कोलायत जो है ये बीकानेर में है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी। हरिद्वार तुम कहाँ ले जाते हो, हरिद्वार क्यों जा रहे हो? देखो कोलायत बीकानेर में है। चलिए और अगर आगे बढ़ते हैं समझ में आ रहा है ना सबकी में? आना चाहिए सबकी समझ में। हाँ बिल्कुल। कौन सा गांव है? अरे भाई कोलायत जो जगह है वो बीकानेर में है। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। ऐसे ही जवाब देते रहो आप, मुझे करना कुछ नहीं है आपको भी, बस और ज़्यादा कमेंट नहीं करनी है, बस आपको जो पूछा जाए तुरंत जवाब दीजिए। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़ रहे हैं यार, पेशेंस है आप लोगों में, लेके जाएंगे आप तो, मुझे पता है अपनी अपनी वैकेंसी जो अपनी पोस्ट है। बहुत बढ़िया। ये आस्तिक दर्शनों की बात कर ली। अगर इसके अंतर्गत और क्वेश्चन निकाल के दे देता हूँ मैं आपको, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो देखिए आपके आगे हैं, वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। अभी आपको ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद ही बता देता हूं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये पूछ लिया जाए, उसमें संहिता है, आरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग आ जाए, क्या भिन्न हो जाएगा? वेदांग इसके अंतर्गत, वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। आस्तिक दर्शनों के अंतर्गत आता है लेकिन वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना आप। इसके अलावा आप आ जाए, वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, सर दर्शन भी नहीं आते हैं साहब, वेदांग भी नहीं आते हैं। ठीक है चलिए, लेकिन वेदांत आते हैं, वेदांग नहीं आते हैं। वेदांत कहते हैं उपनिषदों को, वेदों का अंतिम भाग होने के कारण से वेदांत कहा जाता है। वेदांत इसके अंतर्गत आते हैं लेकिन वेदांग नहीं आते हैं, वेदांग अलग हैं। ठीक है चलिए अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए क्रम की। मायावती जी योग दर्शन जी, चलो अब तुमने यहां की बात कर ली है तो फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं फिर आपसे, और अभी सब जवाब देना, जितने भी स्टूडेंट जितने भी जुड़ रहे हैं आप। अगर आपसे ये पूछ ले जाए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकाल के दे रहा हूं आपको। जैसे ही मैंने यही पूछा पाणिनि किसके दरबारी कवि थे, आपने महापद्म नंद का नाम तुरंत बता दिया। जिनको पता था और नहीं पता था उनको पता लग गया। चलो अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि भाई पतंजलि जो है, पतंजलि, मैंने कहा प्रोडक्टों की बात नहीं कर रहा हूं, आदमी है भैया ये। ठीक है, ये पतंजलि जो है ये किसके दरबारी कवि थे? किसके दरबारी थे? पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? ये क्वेश्चन आ जाए आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? समय समाप्त होने के कगार पे है, और भी क्वेश्चन पूछने वाला हूं।